वो दौड़ते दौड़ते थक चुका था। थकन से उसका बुरा हाल था। पसीने हर तरफ से छूट रहे थे। उसे अपनी हालत और अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर ये ठोकरें और ये धक्के उसकी किस्मत में लिखे जा चुके थे। जब तक सांस चल रही है, अपनी जान बचाना लाजमी है। इसी बात पर अमल करते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए कितनी ही देर से दौड़ रहा था। वो जानता था कि उसके पीछे कम से कम 2 नहीं तो 5 शहरों की पुलिस लगी होगी, क्योंकि बहरहाल वो एक खतरनाक मुजरिम था। दौड़ते दौड़ते वो एक पहाड़ी पर पहुंच गया, जो आबादी से काफी दूर थी। यहाँ पर दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद नहीं था। पहाड़ की इस बुलंदी पर गहरी खामोशी थी। पिछले पहर का जर्द और बीमार चांद कभी का गुरूब हो चुका था और अब हर तरफ धुंध फैल गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। इस एहसास के साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट सी दौड़ गई और जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा है। कदमों की चाप सुनी जा रही थी। वो बेहिस खड़ा रहा। कोई शख्स उसके पास आकर खड़ा हो गया। खौफ की वजह से वो गर्दन घुमाकर देख नहीं सका। ठंडी और कोहिस्तानी हवा के बावजूद उसका सारा जिस्म पसीने में नहा गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और एसाब को काबू करने लगा। उसके जिस्म पर अभी तक कैदियों का लिबास था और वो थकन, भूख और नींद से बुरी तरह परेशान था। और अब तो खौफ भी उस पर मुसल्लत हो गया था। लम्हा भलम्हा बढ़ती हुई धुंध ने सारे माहौल को ढांप लिया था। चंद कदम के फासले के बाद कोई चीज ठीक नजर नहीं आती थी। अवैस खान ने चाकू निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। ये चाकू उसने कैद खाने में एक चमचे से बनाया था और अभी तक उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। उसने जेब से चाकू निकाला ही था कि एक मध्यम और पुरसुकून सी आवाज उसे सुनाई दी। दिफा या हमले की कोई जरूरत नहीं। अवैस खान तेजी से मुड़ा। उसके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। लड़की बे इंतहा खूबसूरत थी। उसके अंदाज से इत्मीनान और सुकून जाहिर हो रहा था। मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। खूबसूरत और लंबे बाल बेतरतीबी से पुश्त पर फैले हुए थे। जिल्द मुलायम और साफ थी। बड़ी बड़ी नीली आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो अवैस खान के खौफ का मजाक उड़ा रही थी। मैं तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहती थी, लड़की ने आहिस्ता से कहा। अवैस खान ने सोचा मुमकिन है ये लड़की तन्हा हो या हो सकता है कि इसके आसपास कोई और भी मौजूद हो। बहरहाल ये महसूस करके लड़की उसे खौफजदा कर रही है। उसे सख्त तैश आया, मगर उसने गुस्से को छुपाते हुए पूछा, यहाँ किसके साथ आई हो लड़की? लड़की कहने लगी, किसी के साथ नहीं, अकेली आई हूँ। अवैस खान गुस्से में आकर बोला, बेहतर है सच बोलो, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? लड़की कहने लगी, मैंने तुम्हारा पीछा हरगिज नहीं किया, तुमसे अचानक मुठभेड़ हो गई। अवैस खान बोला, मैंने तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है, आखिर इस वीराने में तुम्हारा क्या काम हो सकता है? लड़की हंस पड़ी। गहरी खामोशी में उसकी आवाज बड़ी पुरस्रार मालूम हुई। कहने लगी, तुम बहुत जज्बाती और गुस्सैले हो। मैंने तुम जैसा आदमी पहले नहीं देखा। तुमको मुझसे डरना नहीं चाहिए। रूए जमीन पर ऐसा कोई नहीं है जिससे अवैस खान डरता हो। मैंने तुमसे पूछा है कि यहाँ क्या करने आई हो? लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम इस कदर परेशान और बुरी तरह खौफजदा नजर आ रहे हो, आखिर इसकी कोई न कोई वजह तो होगी। अवैस खान फिर तैश में आकर बोला, अच्छा तो ये लो, अब परेशान और खौफजदा होने की बारी तुम्हारी है। अवैस खान ने अपना चाकू संभाला। लड़की बड़े इत्मीनान से वही खड़ी रही और बोली, क्या करते हो तुम? क्या तुम वही अवैस खान हो जिसने आज जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल होते वक्त पुलिस के एक सिपाही को मार डाला और मफरूर हो गया? मैंने आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी थी और तमाम तफसील गौर से पढ़ी थी। अवैस खान ने सख्ती से अपने दांत भींचे। उसके जबड़े की हड्डियां बाहर उभर आई। लड़की उसी इत्मीनान और सुकून से पूछती रही, अखबार वालों ने लिखा है कि तुम बड़े रहमदिल और खतरनाक हो। उन्होंने तुम्हारा बड़ा डरावना नक्शा खींचा है। तुम्हारी तस्वीर से भी वहशत टपक रही थी, मगर इस वक्त तो तुम बिल्कुल खौफजदा नजर आ रहे हो, बुरी तरह सहमे हुए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तुम्हें इस वक्त मुझसे खौफ नहीं महसूस होता? अवैस खान ने कहा तो वो बोली, हरगिज नहीं। वो फिर पूछने लगा, वो क्यों? कहने लगी, जाहिर है इस वक्त जो लड़की इन पहाड़ों में तन्हा घूमने फिरने आएगी वो भला किससे खौफ खाती होगी। मैं तमाम खौफ पर गालिब आ जाती हूँ। लड़की कमर लचकाती बड़े इत्मीनान से अवैस खान के करीब एक पत्थर पर बैठ गई और अपने कंधों को बड़े दिलफरेब अंदाज में हरकत देते हुए बोली, मैं किसी से नहीं डरती, तुमसे तो बिल्कुल खौफ महसूस नहीं होता।
अवैस खान कहने लगा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? वो कहने लगी, मुझे लड़की ना कहो, मेरा नाम शम्मा है। ये कोई खूबसूरत नाम नहीं है। अवैस खान ने गुस्से से कहा, अपने अपने रिवाज की बात है। इस तरफ के लोगों को शम्मा नाम बहुत पसंद है। अच्छा मोहतरमा, बहुत खूब। अब आप बताएं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है? आपको मुझसे क्या काम है? देखो अवैस खान, तुम यकीनन भूखे होगे। मैंने तुम्हारा नाम सही लिया है ना? हाँ, तुमने सही कहा, मेरा नाम अवैस खान है। 4 रोज हो गए तुम भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हो, और यकीनन तुम्हारे पास एक धेला भी नहीं। अवैस खान कहने लगा, मेरे मुतल्लिक परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अपना काम बताओ। वो कहने लगी, तुम इस कैदियों वाले लिबास में पहाड़ से उतरकर शहर की तरफ भी नहीं जा सकते। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? अवैस खान को लड़की के इस इत्मीनान और सर्द मिजाजी पर बड़ा ताव आया। बकवास बंद करो, सिर्फ अपना मतलब बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे काम क्या है? शम्मा ने अवैस खान के अल्फाज पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसने अवैस खान की आंखों में घूरते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम खुराक कहां से हासिल कर सकते हो और इस लिबास से छुटकारा पाने के लिए कपड़े कहां से मिल सकते हैं। वो अवैस खान के करीब खिसक आई और अपना सर उससे मिलाते हुए बोली, और एक बहुत बड़ी रकम भी तुम्हारे हाथ लग सकती है, तकरीबन 2 लाख रुपए। तुम्हें यकीन है जो कुछ तुम कह रही हो वो सच है? अवैस खान इस बार हैरत से बोला। लड़की कहने लगी, बिल्कुल, इसमें शक नहीं कि तुम खूबसूरत हो, मगर मुझ जैसे आदमी को बेवकूफ बनाना जरा मुश्किल है। बस बहुत हुआ, अब तुम चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। अवैस उस पर यकीन न करते हुए बोला, खुराक, लिबास और एक भारी रकम, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इन चीजों को हासिल करके इत्मीनान से कहीं चले जाओ? वो कहने लगा, तुम तो यूं कह रही हो जैसे ये तमाम चीजें मेरे सामने रखी हैं, बस हाथ बढ़ाने की देर है। यकीन करो ऐसा ही मामला है। वो बोली, अगरचे अब मजीद बेवकूफ बनने की ताकत नहीं है, मगर फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? वो कहने लगी, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर एक घर है, तमाम चीजें उसी घर से मिल जाएंगी। अच्छा, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ उस घर तक जाऊं? वो कहने लगी, हाँ। आखिर तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अवैस खान ने कहा। वो बोली, सीधी सी बात है। क्या मतलब? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, 1 नहीं 10। अगर तुम ये बताओ कि तुम मुझसे किस किस्म का काम लेना चाहती हो। लड़की कहने लगी, मैं एक आदमी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसे कत्ल कर दो। आखिर क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि मैं किसी आदमी के खून से हाथ रंगूं? अवैस खान ने हैरत से पूछा। वो कहने लगी, वो इसी का हकदार है, इस हद तक कि उसे कत्ल कराना मेरे लिए एक अहम फर्ज की हैसियत रखता है। वो बहुत जालिम और संगदिल इंसान है। बोलो, क्या तुम उसे कत्ल करोगे मेरी खातिर? अवैस खान हैरान रह गया। लड़की की आंखें वहशियाना अंदाज में चमक रही थी, पुतलियां बड़ी बेकरारी से गर्दिश कर रही थी। लड़की फिर बोली, डर गए ना? तुम्हारे जैसे आदमी के लिए जो एक गार्ड को कत्ल कर चुका हो, दूसरे इंसान को कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं। बस ये तुम्हारा आखिरी कत्ल होगा। इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे, जहां चाहे जा सकते हो, सौदा बुरा नहीं रहेगा। अवैस खान ने पहलू बदला, बड़ी मुश्किल से लड़की की तरफ देखा और बोला, बड़ी अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम जैसे आदमी से मजाक का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। बस मेरी ये आरजू है कि इस आदमी को इंतहाई बेरहमी और वहशियाना तौर पर मारा जाए। वो आदमी उस मकान में रहता है जिसमें रुपए और कपड़े भी मौजूद है। अवैस खान हैरत से पूछने लगा, क्या उसमें बहुत से कपड़े और पैसे हैं? वो कहने लगी, हाँ, कपड़े बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर जितने भी हैं सब तुम्हारे फिट आ जाएंगे, क्योंकि आदमी तुम्हारे ही कदो कामत का है। उसके अलावा वहां पर लाखों रुपया भी उस मकान में तकिए के नीचे थैली में महफूज है। अवैस खान कुछ सोचकर बोला कि रकम में तुम्हारा कितना हिस्सा होगा? अवैस खान कुछ सोचकर कहने लगा, लड़की, रकम में तुम्हारा कितना हिस्सा होगा? लड़की कहने लगी, मुझे रकम की जरूरत नहीं, सब की सब रकम तुम्हारी है। मैं तो बस अपनी आंखों से उस शख्स को कत्ल होते देखना चाहती हूँ। अवैस खान बोला, वो शख्स तुम्हारा शौहर है? लड़की बोली, नहीं। वो कहने लगा, फिर कौन है? अब क्या कहूँ, मैं उसकी महबूबा थी। कभी सोचती थी मुझे बहुत चाहता होगा, मगर बाद में उसने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ।
जब उसका दिल मुझसे भर गया तो उसने मुझे ठुकरा दिया और दूसरी लड़की में दिलचस्पी लेने लगा, हालांकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अवैस खान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर एक मजबूत इरादे के साथ खड़ा हो गया। बहुत अच्छा मोहतरमा, मगर सोच लो, अगर किसी किस्म का मेरे साथ धोखा हुआ तो तुम्हारा हशर बुरा होगा, मगर चाकू सबसे पहले मैं तुम्हारे पेट में उतारूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुमने इंतहाई बेचारगी से मदद की दरख्वास्त की है, इसलिए मैं तुम्हारी आरज़ू जरूर पूरी करूंगा। तुम अपनी आंखों से उस शख्स को तड़पते हुए मरता देखोगी। लड़की खुशी से खिल उठी। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने पूछा, तो क्या वाकई तुम मेरा ये काम कर दोगी? अवैस खान ने कहा, हाँ, क्योंकि एक कत्ल और 10 कत्ल की सजा भी एक ही है। मैं खुश हूँ, अब बहुत खुश। अब किसी दूसरी लड़की को मेरे हाल तक नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें उसे मारने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा है। अवैस खान ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, मैं सब जानती हूँ। वो पूछने लगा, तुमने कहा था वो मकान यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। लड़की बोली, हाँ। बहुत खूब, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और अगर बुरा ना मानो तो एक बाजू पकड़े रखूं। अगर तुम्हारी नजर में यह जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लड़की तेजी से फासला तय कर रही थी। एक जगह रास्ता बहुत तंग था, एक आदमी ही गुजर सकता था। मजबूरन अवैस खान को लड़की का बाजू छोड़ना पड़ा। आगे रास्ता कुशादा था। लड़की वहां जाकर रुक गई और अवैस खान का इंतजार करने लगी। अवैस खान पहुंचा तो लड़की ने अपना बायां बाजू उसकी तरफ बढ़ा दिया, मगर इस बार अवैस खान ने लड़की का बाजू नहीं पकड़ा। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। जरा देर बाद दूर एक छोटा सा स्याह धब्बा सा नजर आया। लड़की ने उस धब्बे की तरफ इशारा किया और बोली, वो रहा उस आदमी का मकान। मेरा ख्याल है जरा जल्दी करना चाहिए, लोग जागने वाले हैं। अवैस खान ने आस्तीन से पेशानी का पसीना पूछा और बोला, शमा, अगरचे मुझे तुम्हारे मुतल्लिक काफी इत्मीनान और एतबार है, मगर फिर भी एहतियात का तकाजा है कि तुम मेरे साथ मकान में दाखिल हो। इस किस्म के कामों में जरा एहतियात बरतनी चाहिए। वो कहने लगी, ठीक है मिस्टर अवैस खान, मैं तो बस इस संगदिल इंसान के मरने का तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अवैस खान लड़की के साथ मकान में दाखिल हुआ। लड़की बड़े इत्मीनान और नपे तुले अंदाज में उसके साथ चल रही थी। अवैस खान दिल में सोच रहा था, खूबसूरत लड़की, तुझे ख्वाहिश तो है बेवफा शख्स के आखिरी खूनी लम्हात का नजारा करने की। पगली, तेरा भी तो आखिरी वक्त आन पहुंचा है। ये मकान ही तेरा कब्रिस्तान साबित होगा। शमा, तुम किस कदर खूबसूरत हो, मगर तुझे मरना भी पड़ेगा। मुझे अफसोस तो होगा, मगर इसके अलावा चारा भी क्या है। मैं अपने असूल से मजबूर हूँ। मैं कत्ल के चश्मदीद गवाह को कभी नहीं छोड़ता। मेरे लिए एक कत्ल ज्यादा, एक कत्ल कम कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए अहम यह है कि मैं किस तरह पुरसुकून और मुतमईन रह सकता हूँ। दरवाजे पर ताला नहीं पड़ा था। अवैस खान ने आहिस्ती से दरवाजा खोला। दोनों अंदर दाखिल हुए। छोटा सा कमरा बहुत साफ सुथरा था। जरूरत की तकरीबन हर चीज मौजूद थी। सामने अलमारी में शराब की मुख्तलिफ किस्म की बोतलें बड़े करीने से लगी हुई थी। अवैस खान ने कमरे में एक नजर दौड़ाई। खाने पीने की काफी चीजें मौजूद थी। एक शख्स बिस्तर पर पड़ा सो रहा था और कमरे में शराब की बू फैली थी। अवैस खान बिस्तर के नजदीक गया। उसे अंदाजा हो गया कि वो बुरी तरह पीकर सोया हुआ था और नींद में डूबा था। उसके सांस के साथ खारिज होकर कमरे में शराब की बू फैल रही थी। अवैस खान ने शमा की तरफ देखा। अब क्या देर है, रकम सिराने है। ये बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मुझे तुम पर एतमाद है। लड़की कहने लगी, शुक्र है तुम्हें मुझ पर एतमाद तो आया, मगर जल्दी करो। अवैस खान ने चाकू जेब से निकाला और बिस्तर के करीब पहुंचकर पे दर पे वार दिल के मकाम पर किए। वो शख्स पहले ही वार में खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने ना कोई हरकत की और ना कोई आवाज बुलंद की। अवैस खान ने चाकू खींचा और बिस्तर की चादर से साफ करने लगा। फिर चाकू जेब में डालकर लाश को जरा नीचे खिसकाया। तकिया हटा तो नोटों से भरी हुई थैली उसके सामने थी। अवैस खान ने थैली जेब में डाली और कुर्सी पर पड़े हुए शख्स को कपड़े देखने लगा। फिर खून में लथपथ लाश का जायजा लिया। लड़की ने गलत नहीं कहा था। लाश कदो कामत में बिल्कुल अवैस खान जितनी थी। अवैस खान फिर सोच में पड़ गया। अफसोस, इस कदर खूबसूरत और बहादुर लड़की को भी मरना पड़ेगा, मगर क्या किया जाए, ये किस्मत की बातें हैं। अवैस खान ने 2 मरतबा जेब में हाथ डाला। उसकी ख्वाहिश थी कि एक ही बार में लड़की का खात्मा कर दे, ताकि बेचारी लड़की मौत की अजियत और जान कनी से बच जाए और उसे कम दर्द और मौत की तकलीफ का सामना करना पड़े।
अवैस खान ने बड़ी तेजी से चाकू वाला हाथ पीछे घुमाया जहां लड़की खड़ी थी, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि लड़की अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। अवैस खान पर दीवानगी सी तारी हो गई। वो कमरे की एक एक चीज हटाकर देखने लगा। अलमारियों के पट खोलकर देखे मगर लड़की का कुछ पता नहीं था। वो पागलों की तरह बाहर भागा। अब उसकी हालत बड़ी खराब थी। पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा था और वह गुस्से में हिज़ियान बकने लगा। उसे सामने धुंध में से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। दोनों के जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी और हाथों में रिवॉल्वर देखकर अवैस खान पीछे की तरफ भागा, मगर एक मोमर अफसर ने उसे ललकारा, खबरदार चाकू नीचे डाल दो और हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ वरना छलनी कर दिए जाओगे। चाकू और नोटों की थैली अवैस खान के हाथों से गिर पड़ी और वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो गया। वो लड़की, कमजोर सी आवाज में अवैस खान बोला। पुलिस अफसर ने कोई तवज्जो नहीं दी और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अवैस खान ने फिर कमजोर सी आवाज में पूछा, वो लड़की कहाँ गई? पुलिस ऑफिसर ने हैरत से पूछा, कौन सी लड़की? फिर अपने साथी की तरफ मुड़कर बोला, हावर, तुमने रास्ते में कोई लड़की देखी? नहीं सर, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी, उसने भी हैरत से जवाब दिया। एक ऑफिसर कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर पड़ी हुई खून में लथपथ लाश को देखकर चौंक पड़ा। फिर वो अवैस खान के करीब आया और उसे गौर से देखने लगा। वो एक बार फिर चौंका। हावर, जल्दी इस तरह हो। इसकी आवाज हिजान और जोश से कांप रही थी। जरा गौर से देखो, पहचान रहे हो? ये वही कातिल है जिसने गार्ड को कत्ल कर डाला था और रूपोश हो गया। अच्छा, तो ये धुंध में छुप छुपाकर इधर निकल आया और यहाँ कत्ल करके इसकी रकम भी हथिया ली। खूब, बहुत खूब, दूसरा ऑफिसर बोला। हम तो जाबिर खान को पकड़ने आए थे मगर इसने पहले ही जाबिर खान को मार डाला। खैर, एक तीर दो शिकार इसी को कहते हैं। मगर यार, मेरी ख्वाहिश थी मैं जाबिर खान को जिंदा पकड़ता और ठुड्डे मार मार के उसके जबड़े तोड़ देता। इसने जो कुछ इस लड़की के साथ किया उसका यही तकाजा था कि मार मार कर इसका भरकस निकाल दिया जाए, फिर भला ये कत्ल हो जाता। पहले तो जाबिर खान ने लड़की को मोहब्बत का धोखा दिया, झूठी मोहब्बत जताई, रंगरलियां मनाई, और जब वो हमला हो गई तो जान छुड़ाने के लिए और बदनामी से बचने के लिए खामोशी से उस लड़की को मार डाला। कमबख्त किस कदर आसानी से बिस्तर पर मर गया। इसे तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए था। ऑफिसर ने नफरत से फर्श पर थूक दिया। अवैस खान हैरान और परेशान पुलिस अफसरों की तरफ देखे जा रहा था। अब तक की सारी बातें और तमाम वाकयात ख्वाब से मालूम हो रहे थे। उसने थकी हुई आवाज में पूछा कि लड़की को जाबिर खान ने कब कत्ल किया? पुलिस अफसर ने कहा, कल रात। उसने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? पुलिस अफसर गुस्से से बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं जनाब, मुझे उसका नाम बता दीजिए। अवैस खान ने कहा तो पुलिस अफसर कहने लगा, उस लड़की का नाम शम्मा था। ये कैसे मुमकिन है? वो तो इस कत्ल में मेरे साथ शरीक है। अवैस खान की बात सुनकर दोनों पुलिस अफसर हंसने लगे। अवैस खान अभी तक हैरत में गुम था। वो परेशान होकर बोला, जनाब मेरा यकीन करे, बल्कि इस आदमी जाबिर खान का कत्ल करने के लिए उसी लड़की ने मुझे आमादा किया था। पुलिस अफसर धार कर बोला, बेवकूफी की बातें मत करो। तुम किसी को अपने जुर्म में शरीक करके जाहिर करके अपने जुर्म की अहमियत कम नहीं कर सकते। तुमने जो गार्ड को मारा है वो जुर्म तुम्हें बिजली की कुर्सी पर बिठाने के लिए काफी है। अवैस खान ने सर झुकाकर कहा, ये तो मुझे मालूम है, मगर यकीन कीजिए शम्मा नामी औरत ने ही मुझे इस कत्ल पर उकसाया था। पुलिस अफसर कहने लगा, किस वक्त? अवैस खान ने कहा, आज सुबह का उजाला फैलने से पहले, रात के वक्त। दोनों अफसरान फिर हंस पड़े। यकीनन वो शम्मा की रूह होगी, क्योंकि उस वक्त तो उसे कत्ल हुए भी 10 घंटे गुजर चुके हैं। अवैस खान कहने लगा, नहीं नहीं, वो बरी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। अवैस खान पागलों की माने चिल्लाया। एक अफसर दूसरे अफसर को कोहनी मारते हुए कहने लगा, देखो देखो, पागल बनकर सजा से बचना चाहता है, लेकिन कोई इसकी बातों का यकीन नहीं करेगा। और वाकई किसी ने अवैस खान की बातों का यकीन नहीं किया। खुद अवैस खान बिजली की कुर्सी पर बैठने के बाद जिंदगी के आखिरी लम्हात तक ये मानने से इनकार करता रहा कि शम्मा नामी लड़की जो उसे पहाड़ पर मिली थी दर हकीकत वही लड़की थी जो मकतूल की महबूबा थी और जाबिर खान ने उसे बदनामी से बचने के लिए कत्ल कर डाला।